क्या भाई, वो पहले ही इतना परेशान है और आपने, कहकर निधि भी वहाँ से चली गई। दोनों पागल है, छोटी सी किताब के लिए रो रही हैं। पहले पता होता तो मैं ऐसा करता ही नहीं, कहकर अक्षत फिर से जाकर सो गया। मीरा नीचे आई। उसने अपनी उदासी छुपाने की कोशिश की। नाश्ता करने के बाद मीरा चली गई तो विजय ने निधि से कहा, निधि, आज मीरा कुछ परेशान नजर आ रही है। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं पापा, वो दरअसल मीरा की किताब फट गई, बस इसीलिए वो थोड़ा परेशान है, निधि ने कहा। बस इतनी सी बात? मुझे बताओ कौन सी किताब है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, अर्जुन ने फोन निकालते हुए कहा। भैया वो नहीं लेगी, निधि ने उदास होकर कहा। पर क्यों बेटा? विजय ने कहा। पापा, उसके अपने कुछ रूल्स हैं, अपनी जरूरतों के लिए वो किसी का एहसान नहीं लेती है। इस घर में भी वो बहुत मिन्नतों के बाद रुकी है, निधि ने कहा। हाँ, ये राजपूत अपने उसूलों और वादों के पक्के होते हैं। खैर, तुम कोशिश करना वो मान जाए, विजय ने कहा। अभी नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा परायापन लग रहा है उसे। जब यहाँ रहेगी ना सबके बीच तो इस घर को और हम सबको अपना समझने लगेगी, दादी ने कहा। मैं चलती हूँ पापा, कॉलेज के लिए देर हो रही है, निधि ने कहा और चली गई। लेकिन जाते जाते अपनी परेशानी अर्जुन के चेहरे पर छोड़ गई। कॉलेज में निधि अपने क्लास में थी और मीरा अपनी क्लास में। दोनों के सब्जेक्ट्स अलग थे, बस एक सब्जेक्ट में 7 क्लास होती थी। क्लास खत्म होने के बाद भी मीरा क्लास में ही बैठी रही। उसे उदास देखकर रागिनी, निधि और मीरा की कॉमन फ्रेंड थी, आकर उसके पास बैठ गई और कहा, क्या हुआ मीरा, तू कुछ परेशान दिख रही है? कुछ नहीं रागिनी, बस ऐसे ही, मीरा ने उदास लहजे में कहा। मीरा, तू मुझे बता सकती है, हम दोस्त है यार, हो सकता है तेरी परेशानी जानकर मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूं। रागिनी ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखकर कहा। मीरा ने उसे सारी बात बता दी। रागिनी ने बड़े ध्यान से सुना और कहा, अगर तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन उसके लिए बाहर निकलना होगा, मीरा ने कहा। देखो, कॉलेज के बाहर पास ही में मेरे एक दोस्त का कैफे है, वहाँ पर तुम चाहो तो पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। इससे तुम्हारा कॉलेज भी बंक नहीं होगा और तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। 1 महीने बाद एग्जाम्स है, तुम चाहो तो उसके बाद शुरू कर लेना, रागिनी ने कहा। थैंक यू रागिनी, मीरा ने कहा। उसकी थोड़ी परेशानी कम हुई। रागिनी उसे काम के बारे में बताने लगी। तब तक निधि वहाँ आ गई। जब उसने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा, मीरा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। निधि, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, मीरा ने कहा। कुछ नहीं करना जब तक मैं हूँ। कुछ पैसों के लिए तुम जॉब क्यों करोगी यार? निधि ने उदास होकर कहा। आज नहीं तो कल खुद के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना होगा ना निधि। जिंदगी भर तो हम तुम्हारे घर पर इस तरह नहीं रह सकते ना, मीरा ने कहा। क्यों नहीं रह सकती? मम्मी पापा को तो कोई एतराज नहीं है मीरा तुम्हारे वहाँ रहने में, निधि ने कहा। हाँ, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, मीरा ने कहा। लेकिन मीरा, निधि ने कहना चाहा पर मीरा ने रोक दिया और कहा, निधि प्लीज, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे घर वालों से पैसे लेना। प्लीज हमारे सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई, निधि ने कहा। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे। बस तुम वादा करो कि घर में ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, मीरा ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। निधि ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखा और कहा, ठीक है, वादा रहा। तीनों क्लास से बाहर चली आई। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों घर आ गई। दोपहर का खाना खाने के बाद मीरा कमरे में आकर नोट्स बनाने लगी। शाम को दादी उसे अपने साथ मंदिर ले आई, जो घर के पास वाली गली में ही था। मंदिर में दर्शन करने के बाद मीरा और दादी कुछ देर के लिए वही प्रांगण में बैठ गई। मीरा ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, दादी माँ, आपकी और दादाजी की लव मैरिज हुई थी ना? दादी माँ, हाँ। मीरा, उस जमाने में लव मैरिज होती थी? दादी माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मैंने और तेरे दादाजी ने घर वालों और समाज के खिलाफ जाकर की थी। मीरा, आप दोनों का प्यार कैसे शुरू हुआ, बताइए ना? दादी माँ, मैं तब 16 की थी और वो 20 साल के थे। मेरे पिताजी का बड़ा रौब था उस वक्त बनारस शहर में। तुम्हारे दादाजी हमारे घर के मुंशी के बेटे थे। कभी कभार उनके साथ घर आते थे। तब हमारा बहुत झगड़ा होता था, लेकिन झगड़ा धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर एक शाम जब घाट किनारे मैं अपनी भाभीियों के साथ दिए जलाने गई थी, तब तेरे दादाजी चुपके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से ले गए और अपने प्यार का इजहार किया। ईश्वर के सामने भला कोई झूठ कैसे कहेगा? उनकी बातों में सच और प्यार नजर आया तो मैंने भी हाँ कर दी। उसके बाद खूब बातें हुई, उंगलियां उठी, हमें अलग कर दिया, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर एक दिन पिताजी ने हमारे प्यार को मान लिया और शादी करके हम यहाँ चले आए।
वाओ दादी माँ, आपकी स्टोरी तो बहुत क्यूट है, पर क्या हर लव स्टोरी की शुरुआत झगड़े से ही होती है? मीरा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, जरूरी नहीं है, पर अधिकतर प्रेम कहानियां झगड़े से ही शुरू होती है। इंसान की जिंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास यही तो होता है, वरना इनके बिना जीवन बेरंग है, दादी ने कहा। आप यहाँ रोज आती है दादी माँ? मीरा ने बात बदलते हुए कहा। नहीं, कभी कभी आती हूँ, जब या तो बहुत खुश होती हूँ या फिर बहुत उदास होती हूँ, दादी ने कहा। फिर आज क्या वजह है, खुशी या उदासी? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। आज दोनों ही वजह नहीं है, दादी भी मुस्कुरा उठी। तो फिर? मीरा ने हैरानी से कहा। दादी माँ ने प्यार से मीरा के गाल को छुआ और कहा, क्योंकि आज तुम उदास थी इसीलिए। देखो मीरा, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं बेटा, लेकिन हमें डटे रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ना ही दिल छोटा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परेशानी हमारे हौसलों से बड़ी नहीं होती है। ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो एक नया खोलता भी है। हाँ दादी माँ, आप सही कह रही हैं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, मीरा ने कहा। चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे, दादी माँ ने उठते हुए कहा। मीरा ने अपना हाथ दादी माँ की तरफ बढ़ाया। दोनों घर के लिए निकल गए। दादी माँ के रूप में उसे एक दोस्त मिल चुकी थी। घर आकर दादी माँ अपने कमरे में चली गई। मीरा राधा की हेल्प करने किचन में चली गई। उसने कुछ सब्जियां काटी। उसकी खामोशी को राधा बखूबी समझ रही थी, इसीलिए बड़े प्यार से उसे हर काम सिखा रही थी। जल्द ही मीरा सुबह वाली बात भूल गई। रात के खाने पर जैसे ही सब लोग आए, दंग रह गए। आज अक्षत सबसे पहले वहाँ मौजूद था। विजय को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सबको अपनी ओर घूरता पाकर अक्षत ने कहा, माँ खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। अर्जुन मीरा के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया ताकि जब मीरा आए तो उसी कुर्सी पर बैठे, लेकिन उसकी खराब किस्मत वहाँ निधि आकर बैठ गई। अब तो बस दादी और अक्षत के बीच वाली कुर्सी ही बची थी। मीरा को वहाँ बैठना पड़ा। सभी खाना खाने लगे। मीरा ने अक्षत को देखा और मन ही मन सोचने लगी, इन्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुबह जो कुछ भी हुआ, कहीं उसमें इनका तो हाथ नहीं है। अक्षत ने मीरा की ओर देखा तो मीरा नीचे देखने लगी और खाना खाने लगी। अचानक अक्षत को हिचकी शुरू हो गई। उसने पानी पिया लेकिन हिचकी नहीं रुकी। राधा ने उसे खाने को कहा लेकिन हिचकी नहीं रुकी। अक्षत का बुरा हाल हो रहा था तो मीरा उसकी ओर पलटी और कहा, हमारी आंखों में देखिए। व्हाट? अक्षत ने कहा। आप देखिए, पलके मत झपकाइएगा, मीरा ने कहा। अक्षत मीरा की आंखों में देखने लगा। मीरा की आंखें बिल्कुल उसकी आंखों जैसी थी, बस पलकें मीरा की बड़ी थी। मीरा की आंखों में देखते हुए अक्षत अपनी हिचकी भूल चुका था। मीरा ने देखा तो कहा, अब ठीक है? अक्षत ने देखा, वाकई उसकी हिचकी ठीक हो चुकी थी। राधा ने मीरा की ओर देखकर कहा, अरे वाह, ये कैसे किया तुमने? अगर हिचकी के वक्त ध्यान कहीं और लगाए तो वो ठीक हो जाती है, मीरा ने कहा। बहुत अच्छा है ये तो, दादी ने कहा और सभी फिर से खाने में लग गए। मीरा भी खाना खा रही थी और अक्षत खाते हुए सोच रहा था, पक्का ये काला जादू जानती है, वरना ऐसे कैसे ठीक हो जाता मैं। खाना खाने के बाद सभी हॉल में आकर बैठ गए। राधा अर्जुन के बालों में तेल लगा रही थी। उसके उठने के बाद अक्षत आकर बैठ गया। अर्जुन कॉल आने से ऊपर चला गया। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मीरा भी उठकर ऊपर चली गई। निधि ने थोड़ी देर में आने को कहा। मीरा जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई, उसने देखा अर्जुन उनके कमरे से निकलकर जा रहा था। मीरा कमरे में आई, उसने देखा सब व्यवस्थित था। फिर अर्जुन जी यहाँ क्यों आए थे? सोचकर वो जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर गई। मीरा उस ओर बढ़ी, उसने किताब उठाई और देखा ये वही किताब थी जिसके पन्ने सुबह यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। किसी ने उन्हें फिर से जमाकर सही कर दिया था। किताब के ऊपर एक छोटा सा स्माइली भी बना हुआ था, जिसे देखकर मीरा मुस्कुरा उठी।